तो हेलो दोस्तों, दिस इज़ सीए तनिष अग्रवाल। तो आज की वीडियो में हम हमारी वापस जर्नी कंटिन्यू करते हुए डिसाइड करेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट सीए इंटर की। दोस्तों, मेरा सीए फाउंडेशन का रिज़ल्ट है वो जनवरी स्टार्टिंग में आया था। एंड जनवरी स्टार्टिंग तक मैंने और जनवरी स्टार्टिंग तक और सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के बाद मैंने कोई अर्ली बर्ड और अर्ली बैच जॉइन नहीं किए थे, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि मेरा फाउंडेशन क्लियर होने वाला है या नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स स्टैट्स का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। तो उसके बाद फिर जैसे रिज़ल्ट आया, काफ़ी अच्छे से खुशियाँ मनाई गई, क्योंकि जो पहला प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम होता है वो पहली बार पार किया था। ड्यूरिंग द सीए जर्नी मेरा एक ऐसा मोटिवेशन रहा है, जो मेरे यहाँ पे जो टीचर थे उन्होंने हमेशा से ये समझाया है कि अभी आप जो कर रहे हो ना, उसका बहुत मल्टीपल टाइम्स आप आगे करने वाले हो। लाइक जैसे आप 11th कर रहे होते हो, 12th में बहुत कुछ आ रहा होता है। आप फाउंडेशन पहुँचते हो तो इंटर बहुत ज़्यादा बड़ा जंप होता है, क्योंकि 2 ग्रुप आ जाते हैं, 8 सब्जेक्ट, 8 के अंदर भी 2-2 सब्जेक्ट और मतलब 1-1 सब्जेक्ट और होता ही है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा इसको एक मोटिवेशन की तरह लेके चलता हूँ, कि इसके आगे बहुत कुछ पढ़ना है, इतने में डरना है तो फिर आगे कैसे कर पाएँगे। तो फाउंडेशन क्लियर करने के बाद खुशी हुई, लेकिन डर भी था कि अब इंटर में चीज़ें करनी हैं। तो फिर धीरे-धीरे कोचिंग देखनी चालू की। अब हमारे यहाँ पे जो लोकल सर हैं, वो सीए फाउंडेशन ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, और आपको किसी एक टीचर से पूरा इंटर पढ़ना भी नहीं चाहिए, ना कोई पढ़ा पाएगा, क्योंकि इंटर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है हमें उस सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आपको दूसरी कोचिंग्स जॉइन करनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको इंटर के सब्जेक्ट के बारे में बताऊँ, तो मेरे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स होते थे। तो पहले आता था हमारा अकाउंट्स, उसके बाद हमारा लॉ, फिर कॉस्ट और फिर टैक्स, उसके बाद एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, एफएम इको एंड ईआईएस। ईआईएसएसएम साथ में और एफएम इको साथ में। तो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। इन सब्जेक्ट्स के अंदर मेरा जो पोर्शन था वो अकाउंट्स काफ़ी डिसेंट सा था। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, सीए फाउंडेशन में तो मेरी अकाउंट्स काफ़ी अच्छी थी और शुरू से 11th-12th से भी मेरी अकाउंट्स अच्छी थी। पर इंटर में आके थोड़ी अकाउंट्स में फ़र्क पड़ा था। कॉस्टिंग मेरी शुरू से काफ़ी अच्छी रही है। कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट भी जो है आप न्यूली पढ़ते हैं तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन कॉस्टिंग एक ईज़ी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप लॉ को देखें, क्योंकि लॉ में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और आपके और भी नए सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, जैसे आपका टैक्सेशन पार्ट आ जाता है, डीटी, जो कि इनकम टैक्स के बारे में बात करता है। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के लॉज़ पढ़ने पड़ते हैं, एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं और इनकम टैक्स कैलकुलेशंस होती हैं। तो सारे चीज़ें आपको उस हिसाब से पढ़नी पड़ती हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही जीएसटी पोर्शन भी आता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी के काफ़ी सारे प्रोविज़न्स जो हैं आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद एडवांस अकाउंट्स, तो उसमें कुछ मर्जर और एक्विजिशंस और ऐसे बड़े-बड़े हेवी कुछ चैप्टर्स होते हैं जो एडवांस अकाउंट्स में आते हैं। और उसके अलावा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने पड़ते हैं, जो दोनों तरफ बाइफरकेटेड थे मेरे टाइम पे, अकाउंट्स में और एडवांस अकाउंट्स में। तो वो सब पढ़ना पड़ता है, और आपका मेन एक और खतरनाक सब्जेक्ट ऐड होना शुरू होता है, जो है ऑडिट। ऑडिट भी एक तरीके से डेंजर और ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत चीज़ें रटनी पड़ती हैं। अगर आप इंटर के बाद अगर आप प्रैक्टिकली भी ऑडिट करेंगे ना, तो भी आपको ऑडिट सब्जेक्ट एज़ अ पढ़ना बहुत रटने वाला ही लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम फ़ील होता है। ऑडिट के अंदर मेनली आपके ऑडिट के अंदर मेनली अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होते हैं। फाइनल के अंदर तो काफ़ी एडवांस लेवल पे चीज़ें जाती हैं। उसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अलावा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट आते हैं, रिलेटेड सर्विसेज आती हैं और काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं। तो इंटर के हिसाब से ऑडिट थोड़ी टफ होती है। तो ऑडिट के लिए आपको स्पेसिफिकली शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, और आप कोशिश करें तो आपको रोज़ ऑडिट पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी। तभी आप ऑडिट में अच्छे मार्क्स ला पाएँगे, या फिर आप क्लियर कर पाएँगे। और मेरे टाइम पे था एफएम इको। एफएम इज़ लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड उसके साथ इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस था। तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं थ्योरी सब्जेक्ट ही था, और एफएम हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था। उसके अलावा ईआईएस-एसएम। ईआईएस-एसएम इस बार ईआईएस आई थिंक इस बार अपना एसपीएम के अंदर ऐड हो चुका है। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि ईआईएस भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको खूब सारी थ्योरी रटनी पड़ती है, और एसएम के अंदर भी खूब सारी थ्योरी होती है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे। सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। तो कोचिंग्स का हमारे यहाँ पे, अगर मैं आपको राजस्थान की बात करूँ या फिर एमपी साइड की मैं बात करूँ, तो मेनली जगह होती हैं जयपुर या इंदौर। जयपुर के अंदर हमारी मेन कोचिंग्स कुछ काफ़ी फ़ेमस कोचिंग्स हैं, जो दावा करती हैं कि वहाँ से अच्छे-अच्छे रैंक्स आते हैं, और काफ़ी अच्छे रैंक्स वहाँ से आए भी हैं। और जयपुर में मैंने जहाँ से क्लासेस ली थी, वो अभी उनके रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे, तो मैंने फिर उन्हीं से क्लासेस ली थी। और मैंने सुना था उनका पढ़ाने का जो पैटर्न है, जो वो मॉक टेस्ट लेते हैं,
वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ड्यूरिंग द आपकी इंटर की प्रिपरेशन में, और कोर्स वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद आपके रिविजन्स ही चलते रहते हैं, तो आपकी सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिवीजन खुद से ही हो जाता है। आप सेल्फ स्टडी कर पाते हैं तो आपके लिए काफ़ी सही चीज़ रहेगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और कोविड के बाद से काफ़ी कोचिंग्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, और काफ़ी इंडिविजुअल टीचर्स भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनकी क्लासेस खरीद सकते हैं थ्रू ब्रोकर्स होते हैं, काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं जो आपको डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। मैंने जहाँ से क्लास ली थी वो एक स्पेसिफिक कोचिंग थी जहाँ से मैंने सारी क्लासेस ली थी, तो वहाँ की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे नहीं थे। तो कुछ सब्जेक्ट्स को सेल्फ ही पढ़ना पड़ा था, लाइक फ्रॉम यूट्यूब, एंड कुछ दोस्तों की हेल्प से ऐसे ही सब्जेक्ट्स पूरे करने पड़े थे। उस कोचिंग का फ़ायदा ये रहा था कि कोर्स हमारा जो है आई थिंक जून में ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो है सारे मॉक टेस्ट ही चल रहे थे, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक सारे मॉक टेस्ट चल रहे थे। तो उसकी वजह से प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि उनका एक पैटर्न होता है कि वो पहले आपको बीन इन बिटवीन एग्ज़ाम्स आपको 7 डेज़ का टाइम देते हैं। फिर धीरे-धीरे वो टाइम कम होता रहता है अगले-अगले मॉक टेस्ट के अंदर। तो आपकी प्रिपरेशन 1.5 दिन वाली आराम से हो जाती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ 1.5 दिन ही मिलता है। 1.5 डे में आपको सारे एग्ज़ाम के बीच में गैप मिलता है, तो आपको सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसमें ही करनी होती है। आपको कोचिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, आपको फिज़िकल लेनी चाहिए या ऑनलाइन लेनी चाहिए, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो जर्नी को कंटिन्यू करते हुए ड्यूरिंग माय टाइम जो कि फ़ेब से था, तो फ़ेब में मैंने बैच जॉइन किया था, और अप्रैल में आई थिंक मैं अपने जयपुर से वापस अपने होम टाउन आ गया था, क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन वापस लग गया था, तो काफ़ी मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ थी, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहा था। घर आके उन्होंने ऐप एक बनाया था, उनका सॉफ्टवेयर था जिसके अंदर सारी क्लासेस चलती थी, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग्स ले लेके रोज़ का आई थिंक 8 टू 10 आवर्स वीडियोज़ देखने में हो जाते थे, और उसके बाद होमवर्क मिला के भी 11 आवर्स करीब पढ़ाई होती थी रोज़ डेली, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स रोज़ हो जाते थे। तो ऐसे करते-करते मेरा कोर्स ऑलमोस्ट 30 जून और मिड ऑफ जुलाई तक ख़त्म हो चुका था, और मैं मॉक टेस्ट साथ के साथ जब भी वो आ रहे थे तब दे रहा था। उसके बाद I started preparing for the mock test as they were like my real exams, like real जो हम पेपर देते हैं वैसा। मैं सारी बुक्स वगैरह बाहर, रूम के बाहर रख के, गेट बंद करके, और प्योर उसी टाइम में पेपर देता था वैसे ही कंडीशंस में। क्योंकि ऐसा होता था कि बीच-बीच में कहीं न कहीं कुछ किताब से देखने का मन हो जाता है, या यार ये चीज़ याद नहीं आ रही, देख लेते हैं, तो ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको प्रिपरेशन भी वैसी रखनी है, और आपको एग्ज़ाम्स भी वैसे देने हैं। मॉक टेस्ट के मार्क्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं मैटर करते हैं। आपका बता देते हैं कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, और कैसा-कैसा आपका सब्जेक्ट कौन-सा वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस पे आप एकदम रिलाय मत कीजिएगा कि आप डर जाएँ उसको देख के कि यार इसमें इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो आगे एग्ज़ाम में क्या होगा। मॉक टेस्ट आपका एक बताने का ज़रिया है कि आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। ये चीज़ मॉक टेस्ट हमारी डिसाइड करती है। तो इसके मार्क्स के बेस पे नहीं जाना है, आपको मार्क्स से मोटिवेशन ज़रूर लेना है कि हाँ, ये सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरे टाइम पे क्या था, मेरे डीटी में मार्क्स कम आते थे, एक्स पूरे टैक्सेशन में मार्क्स कम आते थे, क्योंकि मेरा टैक्सेशन का सब कोर्स ही मुझसे पूरा नहीं हो पाया था। ऑलमोस्ट एक 15 डेज़ टू 20 डेज़ दिए थे सिर्फ़ टैक्सेशन को प्रिपेयर करने में, जहाँ पे मैंने कुछ यूट्यूब पे टीचर्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया था, जिनमें एक भंवर बोराना सर हैं जो अभी फाइनल तक भी बहुत टॉप में आते हैं फॉर डायरेक्ट टैक्स, एंड एक विजय शारदा सर हैं जो भी डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, तो उनको मैंने फ़ॉलो किया था। जीएसटी मैं खुद से ही पढ़ता था ऑलमोस्ट, उसको मैंने टाइम दिया था, तो मेरे को धीरे-धीरे समझ में आने लग गई थी चीज़ें।